नमस्कार दोस्तों, दिल से ऑन वर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है डॉक्टर अमिता दुबे द्वारा रचित कहानी डर। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरी 2 माह की बच्ची, जिसका नाम मेरी पत्नी तनिमा ने अपेक्षा रखा था, मेरी साली कनिष्का की गोद में निश्चिंत भाव से सो रही है। पास ही मेरी सास बैठी रो रही है। पास पड़ोस के परिचित लोग आ जा रहे हैं। मैं अपनी रटी रटाई कहानी सबको सुना रहा हूँ। क्या बताऊँ साहब, मुझे कुछ पता नहीं चला। हम दोनों सो रहे थे, न जाने कब तनिमा उठकर रसोई में गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता। उसकी हवा में गूंजती चीखों से मेरी आंख खुली, तब बच्ची झूले में लेटी थी। जब तक मैं रसोई में पहुंचा, वह दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी। जलने के बाद अंतिम समय तक वह कुछ नहीं बोली। बेचारी कोमा में थी। मेरा तो घर ही उजड़ गया। पत्नी का अंतिम संस्कार कर मैं जमाने को दिखाने के लिए उदास बैठा हूँ। मेरे आंसुओं की सच्चाई भले ही कोई ना जाने, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर आत्मग्लानि के हथौड़े पड़ रहे हैं। मेरी और तनिमा की शादी वैवाहिक विज्ञापन के माध्यम से हुई थी। मैं लंबे समय से अकेला ही रह रहा था, क्योंकि माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और रिश्ते की एक विधवा बुआ मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल करती थी। थोड़े शब्दों में यह कि एक तरह से वही मेरी अभिभावक थी। तनिमा को उन्होंने ही पसंद किया था। हमारी शादी के बाद बुआ 3 महीने हमारे साथ रही थी। बाद में हमारे अनुरोध को ठुकराकर वह हरिद्वार के एक महिला आश्रम में चली गई। मैं प्रति माह नियम से उन्हें पैसे भेजा करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं और तनिमा एक दूसरे के साथ से संतुष्ट अपना अपना काम संभाले हुए आगे बढ़ रहे थे। तनिमा जल्दी बच्चा नहीं चाहती थी, मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। हंसते खेलते 1-1.5 साल बीत गया कि एक दिन तनिमा ने अपनी गर्भवती होने की खुशखबरी मुझे सुनाई। हम दोनों ने मिलकर यह खुशी पूरी तरह सेलिब्रेट की। तनिमा के शरीर में परिवर्तन हो रहे थे। कॉलेज और घर का काम अब एक साथ उससे नहीं हो पा रहा था। मैंने नौकरानी रखने की बात की तो तनिमा ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि हम दोनों घर पर नहीं रहते तो नौकरानी यहाँ क्या करेगी। इसी बीच तनिमा की मौसेरी बहन, जो उम्र में उससे 5 वर्ष छोटी थी, पढ़ाई करने हमारे शहर आना चाहती थी। अंधा क्या चाहे, 2 आँखें। हमने उसे सहर्ष स्वीकृति दे दी। अब तनिमा की समस्या भी सुलझ गई और कनिष्का को भी हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं पड़ी। तनिमा सुबह 7 बजे कॉलेज जाती थी और 3 बजे तक उसकी वापसी होती थी। मैं सुबह उसको छोड़ आता और दोपहर में भी समय निकालकर उसे ले आता। कनिष्का का कॉलेज मेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता था, सो मैं तैयार होकर दफ्तर जाते समय उसे भी साथ लेता और कॉलेज छोड़ देता था। दफ्तर से मेरा लौटना 7:30 बजे होता था। उससे पहले तनिमा और कनिष्का घर आ जाती थी। चाय तनिमा बना लेती तो रात के खाने की तैयारी में कनिष्का लगी रहती। कनिष्का एक चंचल लड़की थी। मेरे जैसा गंभीर व्यक्ति भी उसकी शौखी में खोने लगा था, जो मेरे लिए एक नया अनुभव था। तनिमा संयमित थी। वह अपनी भावनाएं जाहिर करने में भी संकोच करती थी। घर में उसका ज़्यादातर समय पत्र पत्रिकाएं पढ़ने या काम करने में बीतता था। उससे मेरी भी बातचीत कम ही होती थी। उन दिनों रात को खाना हम जल्दी खा लिया करते थे। कनिष्का अपनी किताबें फैलाकर पढ़ने बैठ जाती थी और मैं पत्नी को कॉलोनी के पार्क में टहलाने चला जाता था। तनिमा टहलते टहलते थक जाती और बेंच पर आंखें बंद कर ठंडी हवा का आनंद लेती थी। उसे मगन देख मैं भी चुप रहता था। तनिमा को कॉलेज पहुंचाकर जब मैं घर वापस आता और चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ना चाहता तो जीजू यह बात, जीजू वह बात कहकर कनिष्का तब मेरे कान खाया करती।
शुरुआत में तो मुझे बहुत झुंझलाहट होती थी, पर बाद में मज़ा आने लगा था। अब अगर वह चुप रहती तो मैं उसे छेड़कर बुलवाता। उसके बोलने से मानो सूने घर में जल तरंग बज उठती थी। हाँ, तनिमा के सामने वह कम बोलती थी। शायद उसके गंभीर व्यक्तित्व से वह भयभीत रहती थी। तनिमा की गर्भावस्था कुछ कष्टकारी हो गई थी। 6ठे माह में उसे अस्पताल में कुछ दिन बिताने पड़े थे। तब कनिष्का भी उसके पास नर्सिंग होम में मेरे साथ रही थी। देर रात तक हम आपस में बातें करते रहते थे। तनिमा को तो नींद के इंजेक्शन दिए जाते थे। वह सोती रहती और हम बारी बारी से सोते और उसकी देखभाल करते। इस दौरान नर्सिंग होम में एक दूसरे से और अधिक खुल गए थे। 15 दिन आराम कर तनिमा फिर कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन तनिमा को कॉलेज छोड़कर जब मैं घर आया तो कनिष्का नहा कर निकली थी। यद्यपि उसका पूरा जिस्म तौलिए से ढका था, पर उसकी दूध सी सफ़ेद गोल गोल टांगों की पिंडलियाँ मुझे दिख रही थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने उसके बालों में बंधा तौलिया खोलकर उसके बाल बिखेर दिए। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी ने मुझे और हौसला दिया तो मैंने उसे पहली बार आलिंगनबद्ध कर लिया और उसके कोमल स्पर्श को महसूस करने लगा। उस क्षण हम दुनिया को भूल गए। होश तब आया जब हम सब सीमाएं पार कर चुके थे। वह अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मैं अखबार में अपना चेहरा छिपाकर बैठ गया। धीरे धीरे ग्लानि ने मुझे घेर लिया। कनिष्का तो नादान थी, मुझे तो समझ होनी चाहिए थी, लेकिन मन को उस संसर्ग में जो सुख मिला था वह सभी सोचों पर हावी हो रहा था। उस दिन हम कहीं नहीं गए। जब मैं तनिमा को लेने कॉलेज जाने वाला था तब कनिष्का मेरे पास आई और सिर झुकाकर बोली, जीजू, दीदी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैंने सहमति से सिर हिला दिया और घर से निकल गया। 1 सप्ताह तक हम दोनों ही तनाव में रहे। एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो कनिष्का मेरे पास आई। वह तब निखरी निखरी सी लग रही थी। मैंने पूछा, कुछ कहना है? हाँ आदित्य, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, यह कहकर वह मुझसे लिपट गई। एक बार फिर संयम का बांध टूटा, लेकिन इस बार दोनों की रजामंदी से। इस बार वह पूरी तरह से समर्पित थी। मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। तनिमा की ढीली ढाली तबीयत और कनिष्का की खुला आमंत्रण देती देह ने मेरे अंदर के पुरुष को भटका दिया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। तनिमा को आखिरी 2 महीने बहुत कष्ट उठाने पड़े। वह अधिकतर पस्त पड़ी रहती। कनिष्का उसकी देखभाल करती, घर को बहुत अच्छे ढंग से संभाल रही थी। अचानक एक दिन कनिष्का काम करते करते चक्कर खाकर बैठ गई। कनिष्का को इलेक्ट्रॉल पिलाकर आराम करने की सलाह देकर मैं ऑफिस चला गया। उस दिन कनिष्का कॉलेज नहीं गई। शाम को दफ्तर से आने के बाद कनिष्का को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जो कहा वह हमारे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। कनिष्का माँ बनने वाली थी। मैंने कनिष्का को बहुत समझाया, लेकिन वह अपने समर्पण के फूल को नष्ट करने पर किसी प्रकार तैयार नहीं हुई। अब मैं अजीब स्थिति में फंस गया था। कनिष्का मुझसे अधिक हिम्मती थी। वह सच्चाई स्वीकार करने को तैयार थी। उसे समाज का डर नहीं था, लेकिन मैं दुनिया से डरता था, खासकर अपनी धीर गंभीर पत्नी से। तनिमा को ऑपरेशन से बेटी हुई। डॉक्टरों का कहना था कि उसने दूसरा जीवन पाया है। कनिष्का के कॉलेज में छुट्टियां हो गई थी। उसके घर से बार बार बुलावा आ रहा था, सो वह घर चली गई। अब तनिमा कुछ उठने बैठने लगी थी। कनिष्का के जाने के बाद एक आया दिन भर तनिमा के पास रहती थी। मैं ऑफिस में बैठा था कि कनिष्का का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वह घंटों रोती रही है। कारण पूछने पर बोली, आदित्य, मेरी शादी तय की जा रही है। मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया है। वह ज़बरदस्ती कर रही है। तुम कुछ करो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मैंने उसे आश्वासन दिया, देखो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। कनिष्का की आखिरी बात मेरे दिमाग में चक्कर काटती रही। कहीं उसने कोई बेवकूफ़ी कर ली तो।
मैंने फ़ोन कर उससे कहा, कन्नू तुम 1 सप्ताह का समय मुझे दो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। जल्दी करो, मम्मी को टालना अब मुश्किल हो रहा है। ऊहापोह की स्थिति में 2 दिन बीते। मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मैंने देखा तनिमा बच्ची को दूध पिलाने के बाद रसोई की तरफ जा रही है। रात को सोने से पहले उसे कॉफ़ी पीने की आदत थी, जो बीच में छूट गई थी। अब शायद वही बनाने जा रही है। यह सोचकर मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी, प्लीज़ तनिमा, मैं भी पीऊँगा। थोड़ी देर बाद वह कॉफ़ी बनाकर ले आई। हमने कॉफ़ी पी और सो गए। अगले 3 दिन यही क्रम रहा। चौथे दिन रात को मैंने उससे वही नाइटी पहनने की इच्छा जाहिर की जो वह शादी के शुरू के दिनों में पहनती थी। दरअसल उस गुलाबी पारदर्शी नाइटी में तनिमा मुझे बहुत आकर्षक लगती थी। बच्ची को झूले में लिटाकर हम अपने पुराने दिन याद करते रहे। तृप्त हो वह सो गई। मुझे भी झपकी लग गई। 12 बजे मैंने उसे हिलाते हुए कहा, प्लीज़ 1 कप कॉफ़ी पिला दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। गैस पर दूध मैं रख कर आया हूँ। वह उनिंदी सी उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ क्षणों बाद उसकी दर्दनाक चीखें हवा में गूंजने लगी। पड़ोसियों की आवाज़ें और दरवाजे की थप थप सुनकर मैं घर का दरवाज़ा खोलने बढ़ गया। हाँ, रसोई का दरवाज़ा जो मैंने बाहर से बंद किया था खोलना नहीं भूला। तब तक तनिमा काफ़ी जल चुकी थी। मोहल्ले वालों की सहायता से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ 2 दिन संघर्ष के बाद उसने दम तोड़ दिया। पड़ोसियों की गवाही ने पुलिस के लफड़े से मुझे बचा लिया था। निश्चित ही किचन के बाहर से बंद दरवाजे को उसने सबसे पहले खटखटाया होगा। दुनिया जाने या ना जाने, उसने मेरी नीयत को अवश्य पहचान लिया था। अंतिम समय में उसकी पथराई आंखों की कोरों से लुढ़कते आंसू मुझे अपनी करतूत याद दिला रहे थे। थोड़े दिन में ही छोटी बच्ची की दुहाई देकर मेरी जिंदगी में कनिष्का स्थापित कर दी गई। 3 महीने बाद कनिष्का माँ बनने वाली है। वह छोटी बच्ची की देखभाल नहीं कर पा रही है। ऐसा कहकर मैं अपनी बेटी अपेक्षा को उसकी नानी के पास छोड़ आया। पहले ही मैंने अपना स्थानांतरण बहुत दूर करवा लिया था। वहाँ से विदेश जाकर किस्मत आजमाने का विचार किया था। अगले 2 सालों में नौकरी से त्यागपत्र देकर मैं कनिष्का और अपनी छोटी बेटी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ पहुँचने और स्थापित होने में मेरे मित्र अमोल ने मेरी बहुत सहायता की। मेरा ससुराल वालों से रहा सहा संपर्क भी खत्म हो गया। कनिष्का अपने घर वालों से स्वयं भी मिलना नहीं चाहती थी। मैं तनिमा की बेटी अपेक्षा के डर से भाग रहा था। कभी मेरे सामने आकर यदि उसने मुझसे पूछा कि पापा मेरी माँ कैसे मरी और मेरी सौतेली छोटी बहन मुझसे केवल 8 महीने छोटी कैसे है, तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। अब मैं अंतरंग क्षणों में कनिष्का से भी डरने लगा हूँ, क्योंकि उसके चेहरे में मुझे तनिमा का चेहरा दिख जाता है। वही आंसुओं से भरा चेहरा, उसके पथराए चेहरे और बूंद बूंद गिरते आंसुओं से मैं डर जाता हूँ। असामान्य होकर मैं पसीना पसीना हो जाता हूँ। कनिष्का कई बार मेरे लिए मनोरोग चिकित्सक से समय ले चुकी है। मैं उसे टाल जाता हूँ, क्योंकि चिकित्सक के पास जाने से भी मैं डरता हूँ। अपने मन का डर किसी के सामने जाहिर करने की हिम्मत मुझ में नहीं है।